Once again, very good morning to all dear students. Today we are here to discuss regarding the election and representation, यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी तथ्यों का और जानेंगे कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी और आपकी पर्सनल लाइफ जो है उससे आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की या इलेक्शन सिस्टम और रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे कंडीशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडियन कंट्री के अंदर जो सिनेरियो है या जो सिस्टम है वो किस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, यू ऑल नो। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हुए जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी है, उसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल्स हैं यानी जो जनता है वो सरकार के कामों में पार्टिसिपेट करे, यानी लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। अगर मैं इसी चीज़ को किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं या फिर मैं ये कहूं कि अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दिया, उन्होंने बताया था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए ही जो कोई नियम हो सकता है, कोई सरकार हो सकती है या कोई शासन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है ना। तो ये अब्राहम लिंकन ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो बहुत सिंपल है कि सिंपल से वे में अगर मैं ये कहूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें समझना अति आवश्यक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप क्लासिफिकेशन करने अगर जाएंगे डेमोक्रेसी का, तो हियर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो इंडियन जो सिनेरियो है उसके अंदर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम वो अब नहीं है। अभी जनरली हमारी कंट्री के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला जो सिस्टम है ये है। तो पहले क्या होता था, जब मैं ये कहूँ कि इन द पास्ट टाइम जब पॉपुलेशन बहुत कम था और जो सिस्टम जो था वहाँ पर रूलर्स जो होते थे, जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम होती थी और वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिली थी। लेकिन वर्तमान में सिनेरियो जो है एट द प्रेजेंट टाइम ये नहीं है और वर्तमान में यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है सिनेरियो देखने को मिलता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में किस टाइप से कि आप लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, या फिर विधानसभाओं में, तो जो एमएलए और एमपी के तौर पे वहाँ होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने उनको यहाँ पर इलेक्ट किया है, ठीक है, आपने चुनाव किया है, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके उनको भेजा है, तो अब लोग आप विश करेंगे ना कि वो लोग आपके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर काम करें। तो इसमें क्या है कि आप भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सीधे पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने अपने एरिया से, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है वहाँ से चुन करके प्रतिनिधि को भेज दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि इंडियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है, तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्ट हैं, बहुत सारी विशेषताएं ये अपने आप में रखता है। भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो ये इलेक्टोरल सिस्टम है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको हम समझेंगे बाद में। ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, डायरेक्टेट है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनावों का जो कॉम्बिनेशन है वो है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन पिटीशन, ये ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं जो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम जो है अपने आप में रखता है। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की। ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ से इसको जोड़ूं तो यहाँ पर यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, इससे आपका जो मीनिंग है वो सिंपल ये है कि आपकी जो एज है वो मैच्योरिटी की एज हुई है, यानी किसके लिए मैच्योरिटी मांग रहे हैं आप वोट डालने के लिए आप मैच्योर हुए या नहीं, तो वो परिपक्वता की जो आयु है क्या आपने वो प्राप्त कर ली है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जो इंडिया के अंदर जनरली 18 ईयर्स इसको रखा गया है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसका जो सिनेरियो है वो अलग अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर 18 साल आपकी उम्र जब होगी तो आप वोट डालने के लिए रेडी हो जाएंगे,
ठीक है ना, यानी आप भी पार्टिसिपेशन करेंगे उसके बाद इनडायरेक्ट वे में। तो सेकंड वन इज ये कि अलग अलग कंट्रीज में जब आप जाएंगे और इस टॉपिक को देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की मैं बात करूं, वहाँ पे 21 ईयर का है ये यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज के अंदर जो एज सिस्टम है वो। नॉर्वे की मैं बात करूं तो 23 ईयर का है नॉर्वे में, यानी 23 साल के बाद आपको जो है ये अधिकार मिलता है, राइट मिलता है। स्विट्जरलैंड की बात करूं तो 20 ईयर, जब आप हो जाएंगे 20 ईयर के तो आपको ये राइट जो है दिया जाएगा, यानी वोट डालने का। तो इंडिया के अंदर ये 18 साल का है। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस होती है, एक तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये इस चीज़ को एज वाला जो फैक्टर है इसको राज्य डिटरमाइन करता है, स्टेट डिटरमाइन करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी कई मेरिट भी होती हैं, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की हम बात कर रहे हैं। तो मेरिट्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये आपको एजुकेटेड करता है और पॉलिटिकल एक तरीके से आपको ट्रेनिंग भी देता है। साथ ही इसमें इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक स्वाभिमान की भावना आएगी कि नहीं, मेरे को वोट डालना है, मैं चुनूंगा अपना प्रतिनिधि, मेरे पास ये राइट है। तो आपको भी ये भावना आपको जोड़ती है स्वाभिमान की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका रोल गवर्नमेंट के साथ में जुड़ जाता है, आप सरकार बनाने में यहाँ पर भागीदार होते हैं। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सीधे सीधे से यहाँ पर मेरिट्स आपको जो है वो शो की गई है। तो ये चीज़ें भी समझने वाली हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारा जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर एक निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग जो है वो ये होगा। और इसके अंदर ये निर्वाचन आयोग जो है ये बहुत सारे वर्क जो है यहाँ पे फंक्शनिंग में जो है वो रनिंग रखता है, यानी काम करता है। तो इनमें जैसे कि मान लो कि कैंडिडेट्स हैं, मतदाता जो हैं, वोटर्स हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करवाना, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मान्यता देना, ठीक है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करना। फिर निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा भी यही करते हैं कि भाई ये निर्वाचन एरिया होगा, यहाँ से इस तरीके से ये विधानसभा कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव, ये इतनी 7 जो विधानसभा सीटें हैं उनको मिला करके ये एक MP एरिया बनेगा, और ये सब। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो, यानी निर्वाचन क्षेत्र जो होगा जहाँ से आपका प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है उसका निर्धारण भी यहाँ पर ये चुनाव निर्वाचन आयोग जो है ये करेगा। तो चुनाव पर सीधा अगर नियंत्रण भी कोई रखेगा तो यही संस्था रखेगी, क्योंकि चुनाव के लिए बनाई गई है ऑब्वियसली, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए क्या है कि स्पेशल एक चुनाव प्रक्रिया के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत अध्यक्ष के द्वारा, यानी अध्यक्ष इसका निर्वाचन आयोग का, वो चुनाव अधिसूचना जारी करेगा सबसे पहले, और उसके बाद ही इलेक्शन की डेट फाइनल की जाएगी, चुनाव की घोषणा होती है। अब निर्वाचन आयोग जब चुनाव की घोषणा कर देगा तो फिर आप देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं आपके एरिया में बहुत सारे स्पीकर्स लेकर के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो प्रचार करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इस दौरान निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन आयोग को कुछ स्पेशल दायित्व दिए जाते हैं जिनकी पूर्ति उसको यहाँ पर करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। कई बार आरोप प्रत्यारोपों का तो ये दौर चलता रहता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में कि ऐसे कौन कौन से दायित्व हैं जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग को सौंपे जाएंगे, यानी चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, और उनकी पूर्ति में आपको जब आप देखते हैं कि क्या ये सही है नहीं है, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में आप उनको फील करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये फैक्टर्स हैं जिनके बारे में उसको ध्यान रखना होता है निर्वाचन आयोग को। तो उसमें सबसे पहले है कि कितना खर्चा हो रहा है चुनाव के अंदर। कैंडिडेट कहीं ज़्यादा तो पैसा नहीं खर्च कर रहा है। लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे आप फोकस कीजिएगा जब MP के इलेक्शन होते हैं, MLA के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें अलग अलग यहाँ पे सीलिंग्स जो है वो डिटरमाइन की जाती हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। किसी में 70 लाख होती है, किसी में अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो एक ये भी है कि निर्वाचन आयोग ये भी ध्यान रखता है कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। दूसरा कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं चुनाव के अंदर, वोट डालने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, कहा जाता है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, आप आइए, वोट डालिए, और बहुत वृद्ध लोगों के फोटोग्राफ्स आप न्यूज़पेपर में इस दौरान देखते होंगे कि वोट डालने जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग आपको जागरूक करने की पूरी कोशिश करता है कि आप जाइए, वोट डालिए, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव ही आप यहाँ पर भेजेंगे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, ये चीज़ें जब चुनाव आयोग को सौंप दी जाती हैं तो वो इनको देखता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो कमियों में हमारे अकॉर्डिंग क्या सुझाव हो सकते हैं, सरकार क्या सुझाव देती है, या आम लोगों के क्या व्यूज़ होते हैं। तो उनमें देखिए सबसे पहले तो कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को भी चुनाव में बराबर का यहाँ पर कि आप आइए और आप आकर के और यहाँ पे चुनाव लड़ें, उनको प्रोत्साहित करें। दूसरा,
चुनाव जब हो रहे होते हैं तो जो प्रतिनिधि होता है उस पर पूरा फोकस रखना चाहिए, कहीं वो जाति, धर्म, भाषा इन से संबंधित शब्दों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। क्या वो धन की सीमा को, जो एक्सपेंडिचर जो होगा, क्या उस लिमिटेशंस को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। क्या वो कोई ऐसा भाषण तो नहीं दे रहा है जो चुनाव आयोग के अनुसार उचित नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो देखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन चीज़ों के होते हुए जब चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाते हैं तो जो जो प्रत्याशी आपके निर्वाचित होकर के आते हैं उनमें से ही मंत्री पद जो है वो सरकार बनती है। सरकार अपने मंत्रियों को चुनती है। सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक लीडर होता है। तो वो आप अलग अलग तौर पे देख सकते हैं राज्यों में, जैसे मुख्यमंत्री हुआ, ठीक है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ। तो ये चीज़ें बेसिक सी एक बातें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताई हैं। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे चीज़ें आपको देखने को भी मिलती हैं, जैसे कई वर्ड्स आते हैं कई बार। तो जैसे उन्हीं में से एक है FPTA। तो ये जो FPTP है, FPTP जो वर्ड है, यानी कि इसका मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा ऑब्वियसली उसी को आप यहाँ पर निर्वाचित घोषित करेंगे, उसी को कहेंगे कि ये इस इलेक्शन में जीता हुआ कैंडिडेट है। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आफ्टर दैट आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिकली भौगोलिक एरिया होता है हमारा, कि ये एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको PR भी बोला जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये परिपक्वता की आयु होती है और इंडिया के अंदर ये 18 साल है, यानी आप वोट डाल सकते हैं और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने में, ठीक है ना, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट तक पहुंचाने में। तो ये चीज़ें समझने के साथ साथ ये भी आपने समझा होगा कि जो डेमोक्रेसी है इसका मेन एक ऑब्जेक्ट होता है कि आप लोगों की भागीदारी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉमन व्यूज़, जो कॉमन बातें आपको बताई गई हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और डिटेल स्टडी के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं। मैं रवि कुमार मीना, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर से, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से ये चीज़ें समझने में मदद मिली है। और फिर भी कोई इश्यू अगर रहा हो तो उसके लिए संशोधन और सुझाव आमंत्रित हैं। सो धन्यवाद, नमस्कार।